एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये तो आपको भी पता है कि जब आखिरी समय बचता है और हमें ऐसा लगता है कि अभी एक मौका और है, तो उस समय कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, इंसान उसी पे टूट पड़ता है। वही चीज़ दिखाई देती है कि हमें बस एक मौका अगर मिला है, तो हमें अब कहीं से भी करके इसे छोड़ना नहीं है। तो मोटिवेशन तो वहीं से आ जाता है। आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम मोटिवेट तो होते हैं आपकी बातों से, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि यही है ना कि आपको दिल की गहराइयों से ये सोचना है ना कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए, हमें ये काम क्यों करना है। तब मोटिवेशन पैदा होता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ को ऐसे ही नहीं जाने देना है, उसमें कुछ ना कुछ करना है। और फिर जब आपको एहसास होगा, जब दिल से सोचेंगे ना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर देंगे, तो मोटिवेशन खुद पैदा होगा। आपको खुद लगेगा कि ये चीज़ मुझे क्यों करनी है। तो ऐसा करके देखिए, आपको ऐसा ना कहते कि ज़बरदस्ती वाला मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद मोटिवेशन आएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि एक कमेंट आया था मेरी इसके पहले वाली वीडियो पे कि जैसा कि मैंने बताया था कि 15 दिन 20 दिन बचे हैं, तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें ये आया था कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जैसे बुक मैं हमेशा नाम लेती हूँ कि मैंने पढ़ा था, तो उसमें था कि इसके भरोसे रहने लायक नहीं है, इसके भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये वीडियो मैं इसीलिए देखिए जानबूझ के मैं बता रही हूँ ना, बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जैसे मान लीजिए मेरे इसके पहले की वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि दीदी तो कही थी कि बस वही किताब मैंने पढ़ी थी, मेरा मेरा हो गया था। देखिए वो हेल्पिंग बुक है। मैंने इसके पहले भी, जो लोग नए हैं मुझसे जुड़े हैं, मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, मैंने किताबों के ऊपर, नोट्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है प्रॉपर पुरानी। अगर आप वीडियो देखेंगे मेरी ना 1-2 साल पहले की, 2-3 साल पहले की, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो मैंने देखिए किताब तो मैंने पढ़ी थी, मूल पुस्तक भी मैंने पढ़ी थी रामचंद्र शुक्ल की। और नोट्स जो होते हैं ना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक, हाँ मैंने मतलब कहते पूरी अच्छे से तैयार की थी। तो ये हेल्पिंग बुक है। तो इसलिए अब लास्ट मोमेंट में आपको अगर एक दिन में कोई चीज़ की तैयारी करनी है, 2 दिन में करनी है, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, अगर ऐसी तैयारी करनी है तो फिर आप क्या करेंगे? है ना? तो यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ कि आपको नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है, जो चीज़ आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ करना है। हाँ, ये हेल्पिंग बुक है। और अगर ये कोई सोचे ना, कोई भी इंसान, जैसे आप कोई भी अगर बुक पढ़ रहे हैं, मूल पुस्तक किसी जैसे बच्चन की पढ़ रहे हैं या तो रामचंद्र शुक्ल की पढ़ रहे हैं, तो नागेंद्र की पढ़ रहे हैं, किसी की भी अगर मूल पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, इसी में से सारी चीज़ें आएँगी, तो वो गलत होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से चीज़ें आती हैं, ये कोई भी नहीं जानता है। चीज़ों को मिक्स करके दी जाती हैं, कुछ पार्ट यहाँ से दिए जाते हैं, कुछ पार्ट वहाँ से दिए जाते हैं। लेकिन ऐसी जो वस्तुनिष्ठ किताबें होती हैं, उसमें क्या होता है, और जो नोट्स आप मान लीजिए कहीं कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो क्या और क्वेश्चन जो आप तैयार करते हैं, कई सालों के क्वेश्चन तैयार करते हैं, हल करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार टेस्ट देते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कई सारी किताबों का निचोड़ होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पार्ट-पार्ट में ना, कई सारी कुछ चीज़ें इनकी तैयार है, कुछ चीज़ें उनकी तैयार है, कुछ चीज़ें उनकी तैयार है। लेकिन जो कहते हैं ना बेसिक बनाना, जैसे हम लोग क, ख, ग सीखते हैं, स्वर व्यंजन सीखते हैं, बेसिक है, लिखने का एक कहते हैं ना कि शुरुआत यहाँ से होती है। इसको समझने के लिए मूल पुस्तक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो रामचंद्र शुक्ल को सभी लोग सजेस्ट करते हैं, वो पढ़िए, नागेंद्र पढ़िए, बच्चन को पढ़िए, किसी का भी पढ़िए। कहते हैं ना कि मतलब बेस बनता है उससे, बेस। आपको ये पता चलता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे सिलेबस में है, ये चीज़ें हैं क्या? देखिए, कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारना अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें यही है ना कि आप अंदाज़िया मार रहे हैं, कहीं भी लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, ये चीज़ है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कि लगा तो लगा, निशाने पे लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो इसमें रिस्क है कि आपका अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ये। लेकिन एक मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कि आपको दिख रहा है लक्ष्य, कि मुझे वही करना है, वहीं पे मुझे टारगेट करना है, वहीं मुझे अपना तीर चलाना है। आप होशो-हवास में हैं, मुझे कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कहाँ पे कितना एंगल रखना चाहिए, क्या है? आप देखते हैं ना, मतलब एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ, तीरंदाजी वाला या कोई भी चीज़ को लोग टारगेट करते हैं, देखते हैं। आँख बंद करके नहीं कोई भी कहीं मार देता है, ठीक है? तो वहाँ पे करने के लिए आपको प्रॉपर एक होशो-हवास में रहते हुए एक बढ़िया सा सटीक निशाना लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 10-15 दिन रह गए हैं, तो आपको सटीक निशाना लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, अगला ये कह रहा है, अगला ये कह रहा है, नहीं। आपने साल भर तक क्या किया था? इसके पहले तक आपने किस चीज़ की तैयारी की है? प्रॉपर उसको रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है। एक किताब के भरोसे आप ये नहीं कह सकते कि इसी में से आएगा, कोई नहीं जानता कहाँ से आएगा।
आपको चीज़ों को तैयार रखना, बेस मजबूत करके रखना है, चीज़ों को समझ के रखना है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, अभी जस्ट मेरे ख्याल से इसी जो ये कल की वीडियो थी उसके 2-3 वीडियो पहले, कि प्रश्न 3 तरह के आते हैं, बहुत कठिन, फिर मीडियम, फिर आसान भी कुछ होते हैं जो हमेशा रिपीट किए जाते हैं। लेकिन यही बात है कि जो बहुत कठिन स्तर के होते हैं, वो हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमारे आँख के सामने ऐसा लगता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आप चीज़ों को समझे हुए हैं कि इस काल के अंतर्गत ऐसी चीज़ें हुई थी, ऐसे-ऐसे कवि थे, उनकी ये प्रवृत्तियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए अगर आपने तैयार किया है, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, ऐसा पूछा जा रहा है तो ये हो सकता है, अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान सही हो जाता है। ये चीज़ वही मैं कह रही हूँ ना कि स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, होशो-हवास में रहते हुए आपको फूँक-फूँक कर कदम रखना पड़ेगा इस समय कि मुझसे कोई गलती ना हो। अब इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारी चीज़ें मुझे आती ही नहीं है, किसी को नहीं आती हैं। कोई भी इंसान पहले से थोड़ी ना करता है। अरे! करता है, फिर अगर सफल हो गया तो दूसरों को बताता है, जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर टाइम कम है तो आपको नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है, एक चीज़ों के भरोसे नहीं रहना है, रिवीजन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 दिन का बताया था, जैसा कि आपका प्रश्न ये था कि क्या 15-20 दिनों में अ, मतलब रिवाइज़ कर सकते हैं सिलेबस को 1-2 बार, ऐसा था। तो मैंने कहा था कि भाई 1 दिन में जब मैंने उतना कर लिया था, तो आप कर ही सकते हैं, ये चीज़ था। मतलब मूल भाव ये था, ठीक है? अब एक किताब के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं, आपको बेस अपना मजबूत करके रखना चाहिए। नोट्स, आपको हेल्पिंग बुक, जैसा कि मैंने हमारी हिंदी का ये मशहूर प्रसिद्ध किताबें हैं कुछ, व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन का, काव्य शास्त्र और संस्कृत के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा आप पूछते हैं, अभी एक जल्दी प्रश्न आया था कि काव्य शास्त्र और संस्कृत के विषय में बताइए, काव्य शास्त्र का कि कौन सी, मैंने कोई बुक नहीं ली थी दोनों के लिए, काव्य शास्त्र संस्कृत के लिए। मैंने सर का जो मैं कोचिंग करती थी तो उसमें जो पढ़ाए जाते थे नोट्स, उसको मैंने नोट किया था, उससे मेरा काम चल रहा था क्योंकि ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं है। और घटना चक्र मैंने लिया था, पेपर, क्वेश्चन पेपर की, वैसे उसमें बहुत सारी चीज़ों के रहते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके सारे लेवल के प्रश्न रहते हैं, तो उसमें जो पीछे पार्ट दिया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं, तो उसको मैंने देखा था। फिर उसमें हाई लेवल तक के प्रश्न, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या पूछता है, अल्टीग्रेड में क्या पूछता है, तो वो प्रश्न देखते हुए अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर वहाँ देखते हुए उसकी व्याख्या देखते हुए, मतलब ऐसे मेरा तैयार हो गया था। मैंने कोई बुक नहीं ली थी, वहाँ से मेरा काम चल गया था। और बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ तैयार रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कवि लोग नहीं है, सिलेबस नहीं है। तो ऐसे मेरा तैयार हुआ था। मेन फोकस किस पे, हिंदी साहित्य व्याकरण, क्योंकि इसमें मैं जीरो थी। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था कि अरे दीदी आप तो पहले से भी पढ़ती रही होंगी। नहीं पढ़ती थी मैं। अगर आप लोग शायद मुझसे नए जुड़े हैं, नहीं जानते हैं मेरे बारे में, मैंने कई बार बताया है कि मेरी जीरो लेवल की तैयारी थी। मेरे पास बस डिग्री थी कि मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है। मेरा एमए भी नहीं था, नहीं तो मैं पीजीटी भी भरी होती, मैंने बस टीजीटी का भरा था। और मैं पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में और आप जानते हैं तैयारी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है कि तैयारी करने के लिए आपको, अभी मैं बता रही हूँ कि बेसिक चीज़ों से लेके हाई लेवल तक की चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जो आमतौर पर सभी लोग कर लेते हैं। तो इससे कोई मतलब भी नहीं था कि मैं हिंदी की टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती, इससे कोई मतलब नहीं था। मतलब कहने का कि ज़ीरो लेवल की मेरी तैयारी थी। मैंने 10 महीने की तैयारी की थी, ज़बरदस्त तैयारी की थी। अब मैंने कई बार बताया है, अब ये मत पूछिए कि मैंने कैसे की थी। भाई कहते हैं ना कि जब सिर पर पड़ता है और एक लगता है कि वही बात है, फ़ील फ़ील करिए या पानी में डूब रहे हैं और आपको कोई सहारा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सहारा आपको दिख गया, कुछ भी दिख गया तैरता हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको अगर मैं पकड़ लूँगी तो मैं पानी के बाहर आ सकती हूँ, मेरी जान बच सकती है। तो ऐसा मुझे ये परीक्षा दिखा, है ना? तो मुझे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा मुझे दिखा तो मैंने पूरा जी-जान लगाया। अब उस समय जब आप फ़ील करिए कि अगर आप ऐसा पानी में डूब रहे हैं, आपको एक तिनके का सहारा दिख रहा है, तो क्या आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत है? क्या वहाँ पे अब आप मर रहे हैं एकदम से लास्ट मोमेंट में, तो क्या आपको ये चाहिए कि कोई आके मुझे मोटिवेट करे कि मैं उस चीज़ को पकड़ूँ, मैं बच जाऊँ, है ना? क्या आपको किसी के टिप्स की, किसी की मोटिवेशन की, किसी चीज़ की कोई सिचुएशन, क्या आपको मेरी लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसे वहाँ पे अपना हाथ बढ़ाऊँ, है ना? मेरे तो बहुत टेंशन है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक। मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, ऑटोमेटिक आपका हाथ वहाँ पे जाएगा। ऑटोमेटिक आप
मतलब जी जान लगाएंगे कि मैं किसी भी तरीके से उस तिनके को पकड़ूं, उस सहारे को पकड़ूं, मैं बाहर निकल अपनी जिंदगी को बचा लूं, ऐसा होगा। लेकिन उस लेवल की जरूरत होगी तब कि आपको लगेगा कि मैं मरने वाली हूँ, मेरा जीवन खत्म होने वाला है, ऐसा अगर आपको लगेगा तो, है ना। तो अगर वैसी जरूरत है आपको अपने जीवन को बनाने की, वैसी फीलिंग है, तो वही लगेगा ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो फिर आपको किसकी क्या जरूरत है कि अब कोई भी सिचुएशन क्या आपके सामने इतनी भारी पड़ेगी कि नहीं नहीं मेरी लाइफ में ये है, मैं काम करने के बाद थक जाती हूँ, या मुझे बड़ी नींद आती है, या ये है वो है, दुनिया भर की ये सारी चीजें आप आपके मतलब इस चीज पे भारी पड़ेगी कि मैं पढ़ूँ ना, मैं अपनी जिंदगी बनाऊँ ना, मैं पास ना करूँ, मैं नौकरी ना लूँ, क्या इस पे भारी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अगर लेकिन वो वाली फीलिंग रहेगी करो या मरो, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुझे करना है, मुझे नौकरी पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी का सवाल है, तब तो फील करने की बात है। और मैं बहुत फील करती थी, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और मैंने अपने जीवन में इसी इमोशन का ना मैंने बहुत खामियाजा भुगता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे इसी इमोशन का बहुत फायदा उठाया, मुझे हमेशा गलत साबित किया, सारे ब्लेम मेरे ऊपर आए इसी इमोशन की वजह से। क्योंकि भावुकता में इंसान दूसरों पर विश्वास करता है, और बार बार विश्वास करना दूसरों पे, धोखा खाने के बाद बार बार विश्वास करना लोगों पे, बार बार फिर धोखा मिलना, पूरे समाज में गलत बन जाना, बस इसी इमोशन के नाते, क्योंकि आप विश्वास कर लेते हैं दूसरों पे। तो मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा होता, हर चीज का अंत होता है ना, कि मुझे ये समझ में आ गया कि ये दुनिया ऐसे ही है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपना बनाना पड़ेगा। तब मैं स्वार्थी हो गई बहुत ज्यादा। फिर मैं अपने बारे में सोचने लगी, और लोगों को ठान लिया कि मुझे जवाब देना है। जो लोग इस तरह से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं बिना किसी गलती के, मुझे गलत साबित करते हैं, किस जन्म का ये दुश्मनी का बदला है, मतलब समझ में कुछ नहीं आता था कि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वाकई में वही होता है कि पिछले जन्म का कुछ लेके हम लोग आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यही एक मौका है, यही एक तरीका है कि मैं जवाब दे सकती हूँ, और अपना बना रहेगा ना तो सब यही, क्योंकि हर तरीके से इंसान आपको जीने नहीं दे रहा है। मतलब कहते हैं ना कि हर तरीके से, आपके कैरेक्टर से लेके आपके पर्सनैलिटी, या आप कोई अच्छा भी चीज करते हैं, हर तरीके से वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यही लगा कि अब तो मुझे अपना बनाना है, अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। तब मेरे अंदर वो चीजें आई, और मैं ऐसी हो गई। तो पहले मैं ऐसी नहीं थी, वही बात है ना, इमोशन इमोशन सामने आ जाता था, लोगों की बातों में आ जाती थी, कुछ भी होता था, अरे जाने दो, नहीं नहीं दूसरों का देख के, नहीं नहीं। अब मैं हर जगह ये कि मतलब कहते हैं ना कि इमोशन बड़ी खराब चीज है, इमोशन है ना, वो बर्बाद भी कर देती है, आबाद भी कर देती है। लेकिन एक इमोशनल व्यक्ति जो अपने पे आता है ना कि अब बताते हैं कि मैं क्या हूँ, इमोशनल व्यक्ति जब अपने दिल पे लेता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों के भी अंदर ये लक्षण है कि बड़े इमोशनल है, आपका फायदा उठाया जाता है, तो इसको मतलब ऐसा मत समझिए कि ऐसा ही है। जब ठान लेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इमोशनल मतलब बड़े बड़े लोगों का है एग्जाम्पल, हमारे हिंदी साहित्य में भी है कि इमोशन में आके तो लोगों ने क्या क्या तख्ता पलट कर दिया, लोगों ने अपना जीवन को पूरा बदल दिया। तुलसीदास को ले लीजिए, या फिर बहुत बड़े बड़े लोगों को ले लीजिए, कि मतलब इमोशन पे अगर आ गए तो पूरा अपना जीवन ही जो उन्होंने पूरा मतलब बदल दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कर दिया इमोशन में आके। दशरथ मांझी का आप सुने होंगे कि इमोशन में आके उन्होंने पूरा पहाड़ काट के अकेले रास्ता ही बना दिया, पूरा पहाड़ काट के इमोशन में आके। बहुत सारे लोग हैं कि इमोशन में आके उन्होंने साबित करके दिखाया कि मैं क्या हूँ। तो इसलिए इमोशनल व्यक्ति बड़ा सॉफ्ट तो होता है, लेकिन जब अपने पे आता है ना तो बहुत ही उग्र भी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपको बहुत सॉफ्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत इमोशन होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल होना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, बहुत हुआ इस दुनिया का आतंक, बहुत हुआ लोगों का ताना बाना, जो भी है बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। तो फिर आपको मोटिवेशन, खुद सेल्फ मोटिवेशन आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें की नींद आती है, मैं थक जाती हूँ, ये लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया, ये वो, ये सब बातें तो मायने ही नहीं रखती भाई। वही जो मैंने एग्जांपल बताया कि जब बात अपनी जान पे आ जाएगी तो ये सब बातों की कहीं मतलब कहीं भी है क्या वैल्यू, है क्या? कुछ वैल्यू नहीं है। तो करते रहिए, सीरियस हो जाइए, अंधेरे में तीर मारना बंद करिए, एक लक्ष्य को टारगेट करके काम करिए, तभी सफल हो जाएंगे। क्योंकि करने वाला कर रहा है, ठीक है, करने वाला कर रहा है, वो इस बातों में नहीं आ रहा है। और अगर आप फंसे हुए हैं ना तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। कर लीजिए, आखिरी मौका है, संभल जाइए। अभी भी कहते हैं ना कि जिंदगी हमेशा इंसान को दो मौका देती है, तो आपके सामने हो सकता है कि यही एक मौका है जो आपकी जिंदगी बना दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।